आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। जिस देश का नेशनल एंथम आपने अभी सुना, उसके बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। जैसे वो दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, अगली वर्ल्ड पार है, भारत के लिए खतरा है, और भी पता नहीं क्या क्या। ये चीन है, हमारा पड़ोसी। सैकड़ों साल की हिस्ट्री में हम आपस में लड़ते भिड़ते रहे हैं, और कोई शक नहीं है कि बड़े बिजनेस पार्टनर भी हैं। ये लव हेट रिलेशनशिप ही भारत और चीन की सच्चाई है। दोनों एक दूसरे से अलग हैं और एक जैसे भी। बावजूद इसके वो और हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह नहीं जानते। हम 1947 में आजाद हुए थे और चीन 1949 में। भारत ने आजादी की रात नेहरू की आवाज सुनी थी और चीन ने माओ की। इसके बाद माओ ने क्या किया, उनके बाद वालों ने क्या किया। चीन और भारत पहले 40 साल एक जैसे थे, लेकिन बाद में किस तरह बदले, यही बातें आज पढ़ाकू नितिन में होने वाली हैं। बातें जरूरी इसलिए भी हैं क्योंकि चीन के पास फ्लॉन्ट करने के हाल में बहुत मौके रहे। वो कोरोना के काले दौर के बाद चैंपियन बनकर उभरा। अभी 2 साल पहले अपनी आजादी के 70 साल पूरे किए, और अभी अभी इसी साल चीन की इकलौती पॉलिटिकल पार्टी ने 100 साल पूरे कर लिए हैं। क्या जोरदार मिलिट्री परेड कराई थी भाई। और उस दिन प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने जो मैंडारिन में कहा, वो आपको समझ तो नहीं आएगा, लेकिन सुन लीजिए। कह जिनपिंग ये रहे थे कि विदेशी ताकतें चीनी लोगों को कभी भी दबा नहीं सकती या गुलाम नहीं बना सकती। अगर किसी ने ऐसा करने की हिमाकत की तो 1 अरब से ज्यादा चीनी लोग ग्रेट वॉल पर उनका सिर पटक कर लहूलुहान कर देंगे। चीन के एक्सपर्ट बताते हैं कि जिनपिंग का इशारा उन वेस्टर्न पावर्स की तरफ था जिन्होंने उनके देश को कई दशकों तक काबू में रखा। अब आपको लग रहा होगा कि लद्दाख, अरुणाचल के लिए लड़ने वाला, तिब्बत पर कब्जा करने वाला, ताइवान और हांगकांग में खून बहाने वाला चीन किसी से दबा कब था। तो ऐसा हुआ है, और कहा तो यहां तक जाता है कि उस दौर की कड़वी यादों ने ही चीन की बहुत सारी पॉलिसीज को शेप किया है या नहीं, ये बात भी पढ़ाकू नितिन में होने वाली है। आज हमारे साथ 2 मेहमान हैं। इकबाल चंद मल्होत्रा, दिल्ली में रह रहे इकबाल अवार्ड विनिंग टीवी प्रोड्यूसर हैं। इसके अलावा देशी विदेशी मैगजीन्स में लिखते हैं, जहां उनका मेन टॉपिक चीन रहता है। चीन और तिब्बत दोनों की यात्रा करके लौटे हैं इकबाल। एक किताब भी लिखी है, नाम है रेड फियर द चाइना थ्रेट, ब्लूम्सबरी ने से छापा है। इसके अलावा हमारे साथ बेंगलोर से जुड़े हैं मनोज केवल रमानी। मनोज ने 1 दशक से भी ज्यादा वक्त भारत और चीन में पत्रकारिता की है। चीन में कई डिजिटल न्यूज रूम सेटअप करने में मदद की और जर्नलिस्ट्स को ट्रेन किया। इसके अलावा मनोज देशी विदेशी टीवी और मैगजीन्स में लिखते हैं, और अब तो उनकी रिसर्च खासकर चीन के इर्द गिर्द ही घूमती है। फिलहाल बेंगलोर के तक्षशिला इंस्टीट्यूशन में चाइना स्टडीज पढ़ाते हैं, और अभी एक किताब उनकी भी आई है ब्लूम्सबरी से, स्मोकलेस वॉर, जिसमें उन्होंने चीन के जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस को अंडरलाइन किया है। आज दोनों मेहमानों से पढ़ाकू नितिन में जानेंगे क्यों पुराने समय में चीनी कमांडर नपुंसक कर दिए जाते थे, कैसे अंग्रेजों ने ताकतवर चीनी साम्राज्य को काबू किया था, भारतीय सैनिक 100 सालों तक चीन में करते क्या रहे, चीन को किन देशों के हाथ 11 दशकों तक अपमानित होना पड़ा, क्या चीन की एग्रेसिव नीति अपने अपमान का बदला है, तिब्बत पर चीनी कब्जे के पीछे सोवियत यूनियन की कौन सी गहरी चाल थी, और ये भी कि चीनी भारत के बारे में क्या सोचते हैं। मैं हूं नितिन ठाकुर और ये है पढ़ाकू नितिन। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, I'm gonna make him an offer he can't refuse. सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। हेलो, नमस्कार इकबाल जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं सर? नमस्कार जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए।
बस सब बढ़िया। और आप तो खैर दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत दूर से बेंगलोर से मनोज जी जुड़े हैं, मनोज केवल रमानी। सर क्या हाल है आपके? बिल्कुल बढ़िया। आप कैसे हैं? यहाँ तो गर्मी है, धूप है। बेंगलोर से आप हैं तो बेंगलोर में तो मुझे लगता है अच्छा खासा मौसम हो रहा होगा अभी। बिल्कुल हल्की बारिश है, ठंडक है, और दिल्ली जैसी गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ तो इकबाल जी और मेरे हिस्से में दिल्ली की गर्मी है, दिल्ली नोएडा की, हम झेल रहे हैं। देखिए, हम लोग तो वाकिफ हैं कि यहाँ पे दिल्ली में एक्सट्रीम गर्मी और एक्सट्रीम सर्दी दोनों चीजें चलती हैं। एग्जैक्टली अभी तो खैर बारिश झेल रहे हैं। ऐसा मिला जुला सा मौसम आजकल चीन, भारत, अफगानिस्तान, रूस, अमेरिका सबके बीच में आजकल हम लोग देख रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अफगानिस्तान पर हमारे पिछले पॉडकास्ट में बात हुई थी मेरी, सोचा कि चलिए चीन पर बात कर ली जाए, क्योंकि जिस तरह की बातें सुनने को आ रही हैं आजकल कि अफगानिस्तान में बड़ा रोल निभाने वाला है, भारत के प्रति बड़ा खतरा पैदा होने वाला है, अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। तो इकबाल जी और मनोज जी, आप दोनों से बढ़िया कोई व्यक्ति हो नहीं सकता था इस पर बात करने के लिए। तो आप शुरू करते हैं इकबाल जी से। पहला सवाल, आपका इंटरेस्ट चाइना को जानने समझने का कहाँ से पैदा हुआ? एक्चुअली यहाँ से शुरू करते हैं बात। देखिए, मेरा इंटरेस्ट पैदा हुआ था, मेरे फादर जर्नलिस्ट थे टाइम्स ऑफ इंडिया में बम्बई में। तो उनके जो एडिटर थे उस समय, ये आप समझिए ये 1960 की बात है, वो एक मिस्टर ननपोरिया थे। तो वो चीनी, ये जो बर्तन होते हैं पोर्सलेन के, चीनी मिट्टी के बने हुए, वो कलेक्ट करते थे पुराने वाले, क्योंकि चीन का भारत के साथ में व्यापार था। ये आप 14वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में तो ये बर्तन इस्तेमाल हुआ करते थे। तो मेरे फादर को भी शौक था, तो हर बृहस्पतिवार को वो मुझे ले जाते थे आइसक्रीम खाने। वो जल्दी आ जाते थे दफ्तर से, जर्नलिस्ट तो लेट ही निकलते हैं, और वो नानपुरिया साहब के घर में जाते थे ब्रीच कैंडी पे। तो वहां पे मुझे ये मतलब चीनी सभ्यता के साथ में मेरी पहली मुलाकात हुई थी, एक्सपोजर हुआ था। आप ये देखिए कि 1963 में मैं कलकत्ते गया अपने मासड़ के यहाँ छुट्टी मनाने मदर के साथ में, और मेरे मासड़ एयरफोर्स में थे। कहते थे वो लड़ाई हुई थी 1962 की, 1 साल हो गया था उसको, और वो कहते थे कि भाई आज मैं यहाँ पे माउंट एवरेस्ट के ऊपर से जा रहा हूँ। तो हमने कहा कि भाई आप मासड़ जी आप क्यों जा रहे हैं? कहते हैं भाई बेटा चीनियों को भगाने। तो उनको चाइनीज खाने का बड़ा शौक था साथ में। अच्छा। तो वो मुझे ले जाते थे कलकत्ता के ये चाइना टाउन में, और उन्होंने मुझे 7 साल की उम्र में चाइनीज खाना चॉपस्टिक के साथ खाना सिखाया, और मुझे लगा कि मैं तो बिल्कुल माहिर हो गया, और तब से मैं 7 साल की उम्र से वो चॉपस्टिक के साथ चाइनीज खाना खाता हूँ। फिर 1983 में मैं कंसल्टेंसी करता था, इकोनॉमिक कंसल्टेंसी, और मेरे एक क्लाइंट थे जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे, पर वो व्यापारी थे। उन्होंने मुझे चीन भेजा, और क्योंकि मैंने कॉलेज में चीन के बारे में पढ़ा था काफी कुछ, इनकी जो पेजेंट अपराइजिंग हुई थी और उनका जो क्रांति हुई थी चीन में, तो इतिहास मुझे सब मैं वाकिफ था। तो मैं चीन गया वहां पे उनके लिए कुछ डील नेगोशिएट करने के लिए। तो वहां पे मुझे सब लोग बड़े आश्चर्य से देखते थे, कहते थे कि आपकी दाढ़ी है, दाढ़ी तो सिर्फ मैन ऑफ विजडम की होती है। मैंने कहा देखिए हमारे यहाँ तो बाल उग जाते हैं, हम पंजाबी आदमी हैं, खेती हमारी है, तो अब वहां पे क्या करें। अब उन दिनों में 1983 में वहां पे 7, 7:30 के बाद में कोई बंदा ही नहीं मिलता था सड़कों पे, सारे लोग घर जाते थे। और मैं वहां पे शंघाई गया, बीजिंग गया, तो मैंने देखा सब लोग मुझे देख रहे हैं, भाई मेरी दाढ़ी मूंछों को देख रहे हैं। तो बड़ा थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन मुझे समझ आया कि भाई यहाँ पे चक्कर क्या है, कि मतलब ये हमारे साथ में एक किस्म के कंपटीशन में लगे हुए हैं कई हजारों सालों से, क्योंकि इनकी जो नौसेना है वो 15वीं शताब्दी में हमारे कोस्ट लाइन पे कई बार आ चुकी थी, 6-7 बार जी। तो तब से मेरी कुछ दिलचस्पी थी चीन के अंदर। और उसके बाद में मैंने कोई 4 साल पहले एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज बनाई थी, द स्टोरी ऑफ कश्मीर, और उसके दौरान मैंने काफी रिसर्च किया था। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि बजट्स बड़े लो होते हैं, तो जो ड्रामेटिक रिकंस्ट्रक्शन है, जैसे ये कोई इतिहास का कोई ऐसा मौका है, उस मौके को हम डिपिक्ट नहीं कर सकते एक्टर्स के साथ में, क्योंकि एक्टर्स की पैसे लगते हैं, और मतलब सेट खड़ा करने में और ये सब शूटिंग करने में, तो हमें मेक शिफ्ट मतलब काम करना पड़ता है डॉक्यूमेंट्रीज में इंडिया के अंदर में। तो उसी दौरान मेरे पास बहुत सी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो गई,
तो फिर मैंने, मेरे एक दोस्त है मारूफ रजा, उनके साथ में मैंने कश्मीर पे किताब लिखी। उसके बाद में मुझे लगा कि भाई ये अब चीन का मामला बड़ा संगीन होने जा रहा है, क्योंकि तनाव बढ़ रहा है इंडिया का और अमेरिका का चीन के साथ में। तो फिर मैंने इसकी रिसर्च जो मैंने इकट्ठी की हुई थी पिछले 5-10 सालों की, वो मैंने फिर इस किताब में के रूप में डाल दी। उसके बाद में कई लोगों ने मुझसे इंटरव्यू लेने लग गए। तो मेरी जो विचारधारा है, मैं ना आउट ऑफ द बॉक्स सोचता हूँ, क्योंकि हर एक जो वाक्य होता है इतिहास में, उसके आसपास कई और इंसिडेंट्स होते हैं। हमारा जो नजरिया होता है वो एक ही वाक्य पे होता है, एक ही इंसिडेंट पे होता है, क्योंकि वो हमें बताया जाता है कि भाई हमारी कंडीशनिंग होती है दिमाग की कि भाई इसी के बारे में सोचो और यही सच है। लेकिन साथ में जो दाएं बाएं चीजें हो रही थी, जो हम उन पे भी निगाह डालें तो पिक्चर बदल जाती है, जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। बिल्कुल। और उसी से फिर मैंने ये मतलब कहानी निकाली कि हमारी ये इतनी जो ये खिच्चम खिच्ची है, ये एंटेगनिज्म है जो अंग्रेजी में कहते हैं, वो चीन के साथ कब से शुरू हुई? यस, मैं पूछूंगा इकबाल जी ये बात कि कब से शुरू हुई, आगे आपसे इतिहास भी जानूंगा। लेकिन मनोज जी भी हमारे साथ है, और मनोज जी ने भी एक आपकी जैसी ही किताब लिखी है। आपने तो खैर इतिहास कवर किया उसमें, मनोज जी ने कंटेम्प्रेरी भी चीजें लिखी हैं, और उनकी किताब ये बताती है कि जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस चीन का किस तरह से धीरे धीरे बढ़ रहा है। मनोज जी, आप तो पत्रकार थे, फिर आप में कब जिज्ञासा जागी चीन को लेकर कि आज आप चीन के बारे में पढ़ाते भी हैं? कुछ कहानी मेरी भी इकबाल जी जैसी है इन सम वेज। जैसे मेरा भी जो इंटरेस्ट था चीन में, वो अराउंड 10-12 साल पहले बढ़ा। पर मैं चीन पहली बार गया था आई थिंक 2000 में। मेरे फादर चाइना से एक्सपोर्ट का काम किया करते थे, तो एक आइडिया तो था कि भाई वहां से एक्सपोर्ट का काम बहुत होता है और उसकी वजह से उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरती जा रही है। पर इंटरेस्ट वैसे नहीं था, एक बिजनेस इंटरेस्ट था, बट चीन का इतिहास और चीन की फॉरेन पॉलिसी, चीन की आर्थिक नीति, उन सब के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं था। पर अराउंड 2008-2009 से चीजें बदलने लगी। जर्नलिज्म में कुछ साल बिताने के बाद एक रियलाइजेशन होने लगा कि भाई भारत और चीन का रिश्ता जो है, जो वो और मुश्किल और एंटेगनिस्टिक होता जा रहा है। और ये अगर अभी भी आप देखें तो 2009-2010 से लेके बातें शुरू हुई। तब से हमको पता चलने लगा था कि भाई वो स्टेपल्ड वीजा दे रहे हैं कश्मीरियों को, और अरुणाचल से जो जाना चाहते हैं उनको। तो तब से जैसे ये एंटेगनिज्म शुरू हुआ तो वो ध्यान में आने लगा। 2011 में मैं चीन गया था, शिफ्ट हुआ था वहां पे। चाइना में जाके मैंने कुछ साल तक एक्सपोर्ट का काम किया, और उसके बाद चाइना में ही जर्नलिज्म का काम किया था चाइनीज स्टेट मीडिया के साथ। और वो 3 साल जो मैंने वहां बिताए स्टेट मीडिया के साथ काम करते हुए, उससे फिर एक बहुत ही गहरी अंडरस्टैंडिंग होने लगी कि भाई ये सिस्टम चलता कैसे है, ये करना क्या चाहते हैं, और आर्थिक नीतियां बनती कैसे है, उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, पॉलिटिकली क्या चेंज हो रहा है चीन में। क्योंकि तभी शी जिनपिंग बने थे राष्ट्रपति, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी पहले बने थे, फिर राष्ट्रपति बने थे। और जो बदलाव जो हमने आज देख रहे हैं, उसकी लहर तब से शुरू हुई। उस दौरान में चीन में रहना और बीजिंग में रह के ये देखना कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, उससे फिर जो था वो इंटरेस्ट बढ़ने लगा था। एक रियलाइजेशन होने लगा था कि भाई ये वो पुराना चीन नहीं है जो सिर्फ ट्रेड करना चाहता है, जो सिर्फ इकोनॉमिक्स में उसकी रुचि है। ये चीन वो है जो दुनिया में बदलाव चाहता है एक तरह से, और वो बदलाव क्या चाहता है वो समझना हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि अगर उसको हम ढंग से ना समझे, या अगर हम उसको ओवर इंटरप्रेट करें तो हम शायद ओवर रिएक्ट करेंगे, अगर हम उसको अंडर इंटरप्रेट करें तो हम शायद रिएक्ट ही ना करें ढंग से। तो वो समझना बहुत जरूरी है। तो फिर जब मैंने वापस भारत आके काम करना शुरू किया और तक्षशिला के साथ काम करना शुरू किया, तो मेरा जो रिसर्च इंटरेस्ट था वो यही था कि भाई ऐसे समझे कि चीन को पहले चीन अपनी तौर पे समझे, उसे भारत की दृष्टि से सिर्फ ना देखे, उसे अपनी खुद की दृष्टि से देखे कि वो अपने बारे में क्या सोचता है, उसे क्या लगता है कि उसे कहाँ जाना है, वो वहां जो जगह पहुंचना चाहता है उधर जाने के लिए क्या कर रहा है, और उसका भारत के ऊपर क्या प्रभाव होगा, और फिर भारत के जो अपने इंटरेस्ट है उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको कायम रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए।
तो उस दृष्टिकोण से अपनी रिसर्च को फिर करना शुरू किया है। ये बहुत अच्छी बात है कि आज पढ़ाकू नितिन में दोनों हमारे साथ जो गेस्ट हैं, दोनों ने चीन को अपनी नजरों से देखा है। क्योंकि अक्सर लोग बहुत सारी किताबें पढ़कर, डॉक्यूमेंट्रीज देखकर, किसी ने वीडियो बनाया वो देख लिया तो अपनी राय बना लेते हैं, और खासतौर पर मीडिया से राय बना लेते हैं। और चीन में कोई फ्री मीडिया तो नहीं है, ग्लोबल टाइम्स के हवाले से कुछ सुन लेते हैं हम लोग, या भी सरकारी मीडिया के हवाले से सुन लेते हैं। तो चीन की जो छवि है वो हमारे दिमाग में जैसी भी बनती है, मेरा ख्याल है कई बार वो ढंग से बन नहीं पाती, मतलब वो जितना इनपुट हमें मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है। तो आज अच्छा है, एक एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है चीन के बारे में हमारे कुछ पूर्वाग्रह साफ होंगे और कुछ नई बातें जानने को मिलेंगी। तो इकबाल जी, इतिहास से शुरू करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि वर्तमान या भविष्य के बीज तारीख में ही छिपे होते हैं। तो ये बताइए कि क्या चीन भी उन देशों में से एक है जो अपना पुराना वैभव लौटा लाना चाहते हैं? क्योंकि ब्रिटेन, भारत, जापान, तुर्की में तो ये डिस्कोर्स चलता ही रहता है, और अभी यूएसए हाल ही में कुछ साल पहले कह ही रहा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो क्या चीन भी अपना कोई सुनहरा इतिहास दोहराना चाहता है? वो कोई हुक है उसके अंदर? मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग दिलचस्प बात बताता हूं कि ये एक इतिहास में एक पीरियड था 722 से लेके 481 बिफोर क्रिश्चियन ईरा, मतलब ईसा के पहले। इस पीरियड में एक जाओ डायनेस्टी थी, और उनका एक मतलब वर्ल्ड व्यू था कि दुनिया जो है वो चाइना सेंट्रिक होनी चाहिए, कि चीन जो है वो दुनिया के बीच में है और चीन का जो बादशाह है वो दुनिया का बादशाह होना चाहिए। तो वो उनकी वो विजन थी, और उस काम के लिए वो लोग उस समय से लग गए। लेकिन फिर वो उसके बाद चंगेज खान आया, और चंगेज खान के पहले सिकंदर आया, और सिकंदर के पहले वो साइरस द ग्रेट थे। तो उन्होंने सब दुनिया को यूनिफाई करने की कोशिश की, चीनी इसमें कामयाब नहीं रहे। फिर बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अंग्रेज आए हिंदुस्तान में, और अंग्रेजों ने देखा कि भाई हिंदुस्तान की जो मार्केट है वो बड़ी जबरदस्त मार्केट है, इसमें पैसा बनाया जा सकता है। 25% जो भारत की ये दुनिया की जो जीडीपी है वो भारत जनरेट करता है। और उन्होंने कहा कि यहाँ पे फौज है, और इस फौज के बलबूते पे हम अपना जो ब्रिटिश एम्पायर है उसको हम फैला सकते। तो फिर उन्होंने देखा कि चीन से वो चाय खरीदते हैं, और चीनियों को चाय के लिए उनको पेमेंट चाहिए थी चांदी में, और अंग्रेजों की चांदी जा रही थी क्योंकि चाय की दिलचस्पी इंग्लैंड में बढ़ रही थी। उन्होंने कहा अब इनको कैसे काबू में लिया जाए, जिससे कि वो जो चांदी हम उनको दे रहे हैं हम उसको वापस कैसे दें। उन्होंने फिर ये इनकी सोसाइटी को स्टडी किया, और पता चला कि भाई यहाँ पे अफीम जो है बड़ा पॉपुलर है। तो उन्होंने अफीम का जो धंधा है उसको प्रोत्साहित किया भारत में। और आपको ताज्जुब होगा कि 1840 के आसपास पहली ओपियम जिसे कहते हैं, पहली अफीम की लड़ाई, द फर्स्ट ओपियम वॉर, वो हुई थी। और उस समय एक अंग्रेजी जनरल ने 10,000 भारतीय सैनिकों को लेके चीन पे वो हावी हो गया था। और 100 साल तक, 1840 से लेके 1940 तक भारतीय सेना चीन में लगातार मौजूद रही, और साथ में चीन के 9 शहरों में सरदार पुलिस वाले वहां पे लॉ एंड ऑर्डर देखते थे। तो चीनी जो थे वो दबे हुए थे, क्योंकि अंग्रेजों का ये असूल था कि भाई जहां गए हमने लूट की तो हम अपने सिपाहियों को भी कुछ ना कुछ दे देंगे। तो चीन का जितना इतिहास था, उनकी पुरानी इमारतें थी, उनका कल्चर था, वो सारा बर्बाद हो गया था इस अफीम के चक्कर में। और भारत सरकार का ऑलमोस्ट 15% जो टैक्स की रेवेन्यू था, जो इनकम थी, वो अफीम से आती थी चीन से। अब आपको पता है कि ये आजादी के पहले ये चांदी के आपने रुपए देखे होंगे ब्रिटिश बादशाह के, जी, ये किंग जॉर्ज के, किंग एडवर्ड के, वो 1 रुपए मिंट होता था, 54 58। आजकल तो कोई 54 58 होती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 54 58 तो गायब हो गई। ये सारे जब हम स्कूल में थे तो हमें फिर भी 1960s में ये 54 58 मिलती थी, अब खत्म हो गई है। तो ये सारे सिक्के जितने भी थे वो सारे चांदी में मिंट होते थे, उसमें कोई नकली मेटल नहीं होता था, और ये सारी चांदी वहां से आती थी चीन से। तो 100 साल के लिए भारतीय सेना अंग्रेजी अफसरों के नीचे
वो चीन में रही, उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को बनाए रखा। फिर क्या किया अंग्रेजों ने कि उन्होंने करीबन 40,000 के आसपास पौधे चाय के वो वहां से ले आए, और साथ में 25-30 हजार चीनी कुली भी ले आए, और उन्होंने असम में चाय उगानी शुरू कर दी, और इतने कामयाब हुए कि चीन की चाय मार्केट से बाहर हो गई और भारत की चाय पॉपुलर हो गई। उन्होंने एक साथ में चीन को बड़ा धक्का मारा कि चाय का निर्यात वहां से बंद हो गया, और जो चांदी जा रही थी चीन में वो बंद हो गई। उल्टा चांदी जो है वो अफीम की पेमेंट के लिए बाहर जा रही थी। तो चीन जो है वो गरीब होता गया, और साथ में उनकी सोसाइटी तबाह हो गई, और ऑलमोस्ट 25% लोग जो मर्द थे चीन के वो अफीमची बन गए। तो ये बात, ये चाइनीज जो इंटेलेक्चुअल थे, जो उनकी मतलब सोचने वाले लोग थे, और जो इस अंग्रेजों की इस मतलब गुलामी से निकलना चाह रहे थे, उनको ये बड़ी खटकती थी। और साथ में वो उनका एक स्लोगन था कि द ब्रिटिश डॉग हैज एन इंडियन टेल, मतलब कि अंग्रेजी कुत्ते की भारतीय पूंछल है, क्योंकि साथ में जहां अंग्रेज जाता था वहां पे भारतीय सेना जाती थी, और उनको हमने मतलब कूट कूट के उनको दबा के रखा था 100 सालों को। तो जब ये जापानी आ गए दूसरे विश्व युद्ध में, तो अंग्रेजों ने वहां से विड्रॉ कर दिया चीन से, और भारतीय सेना भी फिर चीन से निकल गई। लेकिन वो बातें इन लोगों को, इनकी जो मतलब रूलिंग क्लास थी चाइना की, वो बातें वो भुलाए नहीं। और उनका जो कहते हैं सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन 1840 से लेके 1940 तक जो उन पे अत्याचार हुए थे, जो उनकी बेइज्जती हुई थी, और जो उनको अनइक्वल जो कहते हैं ट्रीटीज उनको हस्ताक्षर करनी पड़ी, उन सब का वो बदला लेना चाहते थे। और उनको फिर मौका आया जब सत्ता उनके हाथ में आई 1949 में। अब वो आगे की कहानी है, तो आप वो पूछेंगे तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। जरूर आज तो मैं सारी कहानी सुनूंगा सर, बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, और जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि चीन के सो कॉल्ड एग्रेशन के पीछे क्या उसी ह्यूमिलेशन का दर्द है जिसे उसने 100 साल तक झेला, 100 साल से ज्यादा झेला एक्चुअली। अपार हर्ष के साथ सभी सुनने वालों को सूचित किया जाता है कि वॉइस नोट में, आवाज में अपना रिएक्शन भेजना चाहते हैं, और वो आसान भी है, बस बटन दबाइए भेजिए। तो नंबर है, लिख लीजिए कि 99 533 233 03। जो लोग दूरदर्शन के अभ्यस्त हैं उनके लिए मैं पढ़ दूं इसको, 99 533 233 03। गुमशुदा तलाश केंद्र। लेकिन ठीक है, इसमें मतलब 3 ताल का जो नंबर आपने बताया है उसमें 5 बार 3 आया है, तो याद तो बाकी 5 ही करने हैं। हाँ तीन की भरमार है इसमें। हाँ, 3 साल में 3 की भरमार होनी भी चाहिए। वेलकम बैक। ह्यूमिलेट हुआ चीन, और करीबन 110 सालों तक, जिन 100 सालों को कहा जाता है कि वो अपमान की सदी थी चीन के लिए, और शायद वही उसे चुभ रही है, और हो सकता है कि उसी कारण वो आज ऐसा है जैसा दिख रहा है, मतलब एग्रेसिव। लेकिन एक सवाल और है इकबाल जी। हाँ जी। तो अभी आपने बात की वही 1839 से 1949 जो अपमान की सदी थी, यूरोपियंस के हाथ पिटा, जापानी सेना के हाथों बर्बरता सही, सेकेंड वर्ल्ड वॉर झेला, बटा भी चीन, फिर सिविल वॉर भी देखा इतना लंबा जो 2 पार्ट में था, एक बार तो वर्ल्ड वॉर से पहले फिर बाद में। तो ये पेनफुल एहसास था उसे बहुत। तो यही मैं पूछ रहा था, जो अभी मैं जिक्र कर रहा था, कि आज जो सो कॉल्ड एग्रेसिव अप्रोच है चीन की, वो हम चाहे आर्थिक क्षेत्र में देखें या फिर हम जमीन के मामलों में देखें, क्या अप्रोच वहीं से बनी है उसकी कि भाई अब हम दुनिया को जीत कर दिखाएंगे, हमारे साथ जो कुछ हुआ अब हम फिर से नहीं होने देंगे? देखिए, जब ये क्रांति हुई थी चीन में, अक्टूबर 1949 में ये सत्ता में आए कम्युनिस्ट पार्टी, तो माओ को ये पता था कि भाई मुझे जो एक स्वतंत्र और सुदृढ़ राष्ट्र बनाना है और मजबूत राष्ट्र बनाना है, तो मुझे सोवियत यूनियन की सहायता चाहिए। और वो सोवियत यूनियन के सामने अपने घुटने टेकने के लिए तैयार था। और उसको दिसंबर 1949 में स्टालिन ने मॉस्को बुलाया, और 2 महीने तक उसने माओ को वहां रखा। अब बड़ी दिलचस्प बात है, मेरी नई किताब आने वाली है दिसंबर में, डार्क सीक्रेट्स जी। वो बताती है कि ये जो चीन ने अक्साई चीन का इन्वेजन किया था, और ये जो कश्मीर का इन्वेजन पाकिस्तान
पाकिस्तानियों के जरिए हुआ था, ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। और उस समय क्या था कि सोवियत यूनियन को यूरेनियम की जरूरत थी एटम बॉम्ब बनाने के लिए। उन्होंने एक एटम बॉम्ब बनाया था और उसमें उनकी यूरेनियम की तादाद जो इस्तेमाल हो रही थी वो अमेरिकन बॉम्ब से 8 गुना ज्यादा थी। और उन्होंने सर्वे किए हुए थे पूरे इस इलाके में, ये सिंकियांग के इलाके में। सिंकियांग कई सालों के लिए सोवियत हुकूमत के नीचे था, लेकिन इट वाज अ डी फैक्टो पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन, लेकिन लीगली नहीं था। तो उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो मुसलमान वहां के जो नागरिक हैं वो सोवियत रूल के खिलाफ थे। तो उन्होंने कई परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस किए स्टालिन ने, लेकिन उसने माओ को बोला कि भाई देखो 5 सालों के लिए हम एक ट्रीटी करते हैं और उस ट्रीटी के तहत तुम्हारे जितने भी खनिज पदार्थ निकलते हैं सिंकियांग से वो हम 100% ले लेंगे और तुमको हम कोई $250 मिलियन के हथियार दे देंगे और आपको टेक्नोलॉजी दे देंगे ये हथियार बनाने के लिए। अब सवाल ये था कि वहां पे चीन का बोलबाला नहीं था तिब्बत में, तो अक्साई चीन के अंदर यूरेनियम की जो खपत होनी थी वो यूरेनियम से भरा था और उन रशियंस को यूरेनियम चाहिए थी और यूरेनियम की प्रोसेसिंग की फैक्ट्री उन्होंने ताजिकिस्तान में लगाई थी। तो उन्होंने कहा यहां से रोड बनाओ, ये कहो कि हम तिब्बत को पे कब्जा करने के लिए हम रोड बना रहे हैं और ये रोड जो है ये सोवियत रोड नेटवर्क से ज्वाइन करके यूरेनियम वहां पे ले जाएगी ताजिकिस्तान में। ओके। और उस समय तिब्बत में हालात ये था कि 90% जो आबादी थी वो लासा के आसपास और लासा के पूर्व में थी। पश्चिम तिब्बत में हार्डली 5-10% की आबादी थी, खाली पड़ा था और वहां पे उसमें अपनी सेना भेजने में कोई मतलब कोई फायदेमंद बात नहीं थी। अब देखिए मैं ना 2002 में बीजिंग से बाई रोड गया कैलाश पर्वत पे अपनी परिक्रमा करने के लिए, तो मुझे 5 दिन मैंने टोयोटा लैंड क्रूजर में सफर किया, साथ में मैंने फिल्म भी बनाई। अब जो 2002 में मुझे 5 दिन लग गए लासा से मानसरोवर पहुंचने में, तो आप ये समझिए कि 1950 में 2 साल मुश्किल रहा होगा। हाँ सही बात। कुछ नहीं था वहां पे, जंगल था, उजाड़ जगह थी, तो वहां पे तो कोई रहता नहीं था। तो वो इसलिए गए अक्साई चीन में क्योंकि वहां से यूरेनियम की माइनिंग करनी थी, वो बड़ी वाइटल चीज थी। और उस यूरेनियम माइनिंग के चक्कर में वो चीनी अंदर आ गए। इसलिए आपको पता है कि वो उसके बाद उनको वहां पे कई पदार्थ मिले, कई खनिज पदार्थ मिले अक्साई चीन में। और चौवन लाई कहता गया कि भाई नेहरू जी से कि आप नीफा में समझौता कर लो, अक्साई चीन का इलाका हमें दे दो। लेकिन ये नेहरू जी कबूल करना नहीं चाहते थे कि अक्साई चीन की अहमियत क्या है, उसकी खासियत क्या है। तो नीफा से आपका मतलब है अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ। तो ये जो चीन के साथ में जो क्लैश हुआ वो हमारा 1950 जनवरी में शुरू हो गया था, जब पीपल्स लिबरेशन आर्मी की घुसपैठ शुरू हो गई थी अक्साई चीन में। लेकिन ये पहला क्लैश तो नहीं था इकबाल जी। आप अभी बात कर भी रहे थे कि भाई 14वीं सदी में भी हुआ था, क्या उससे भी पहले हम भिड़े थे चीन के साथ? उससे 15वीं सदी में आप देखिए मिंग एम्परर के शासन के समय में जो तीसरा मिंग एम्परर था, उनका एक नौसैनिक एडमिरल था, उसका नाम था चुंग ह। उन दिनों में क्या होता था कि वो उनके जो लीडरशिप होती थी मिलिट्री, उनका एक कॉन्सेप्ट था कि वो लीडरशिप जो है वो कैस्ट्रेट हो जाएगी, वो हिजड़े होंगे, क्योंकि उनके अंदर में कोई सेक्सुअल आइडेंटिटी और सेक्सुअल पावर नहीं होनी चाहिए, उनकी फिलॉसफी थी। तो ये वॉलंटरी कैस्ट्रेशन होता था और जो उनके जितने ज्यादातर जनरल और सैनिक थे वो सारे के सारे दे वर ऑल कैस्ट्रेटेड। तो ये जो जेंग हे था ये यूनिक था और ये आया 6 उसने वॉयजेस किए भारत में, और उस समय बंगाल और जौनपुर के बीच में लड़ाई हो रही थी, क्योंकि जो ये मेरा ख्याल है सैयद डिनेस्टी थी शायद वो, या तुगलक थी, मैं भूल रहा हूं, उसका शासन खत्म हो गया था और एक पावर वैक्यूम था उत्तर भारत में। जी हाँ, सैयद थे। और इनके 90 पानी के जहाज छोटे वो गंगा नदी में सेल करके जौनपुर तक गए। उन्होंने वहां पे राजा को चेतावनी दी कि आप बंगाल पे हमला नहीं कर सकते, और संधि करवाई और अपना झंडा दिखाया। अब उस समय जब आप वो गंगा के किश्तियां गई तो वो वहां पे जो बोध गया जाते और बुद्धिज्म पे भी कब्जा कर लेते, वो उनको ये शायद ख्याल नहीं आया, उनको पता नहीं था, उनकी इंटेलिजेंस नहीं थी कि यहाँ पे पावर वैक्यूम है और ये रिवर नेटवर्क के थ्रू वो तो दिल्ली तक पहुंच गए होते।
अच्छा, मतलब अंग्रेजों से पहले हम चीन के गुलाम हो गए होते। हाँ, और उसके बाद में जब ये जो एडमिरल था चुंग हे, उसकी काबिलियत को देख के जब वो वापस चला गया चीन, और फिर वहां पे बीच में उनका डिबेट हुआ, विवाद हुआ कि भाई ये उत्तर से ये मंगोल आ रहे हैं, तो हमें ये समुद्र की जो वॉयजेस हैं इसको बंद करनी चाहिए। तो फिर पुर्तगालियों ने संकेत लिया और पुर्तगाल ने नेवी बनाई। तो पुर्तगाली नेवी के बाद अंग्रेजों की नेवी बनी, और वो फिर इस इलाके में आए, हिंद महासागर में। और जो वो चीनी एडमिरल नहीं आते तो शायद अंग्रेज भी नहीं आते। ओके, रास्ता दिखा दिया आप ये कह रहे हैं। इतनी बड़ी सभ्यता है, पुरानी सभ्यता है चीन, हम भी इतनी पुरानी सभ्यता है भारत, तो क्या इनके बीच में टकराव इतिहास में ये पहला टकराव दर्ज है जो आपने अभी बताया, या इसके पहले भी होते रहे? देखिए, टकराव है क्योंकि ये लोग हमें, जिसे कहते हैं ना, इंफीरियर समझते थे कि इंफीरियर रेस है। देखिए, ये जो मानसरोवर तालाब है और ये माउंट कैलाश है, जो शिव जी की मान्यता है कि भाई ये उनका घर है, तो ये पूरा इलाका भारत का इलाका था। ये हमारे इतिहास का इलाका है, ये हमारी हिस्ट्री है, ये हमारी कल्चर है, ये हमारे सिविलाइजेशन का हिस्सा है। तो ये चीन का हिस्सा नहीं था। और जब ये मुस्लिम इन्वेजन हुए थे तो एक पंजाबी इंटेलेक्चुअल था, उसका नाम था पद्मसंभव। पद्मसंभव बुद्धिज्म को लेके तिब्बत में गया। अब जब तिब्बत में बुद्धिज्म स्थापित हुआ 12th-13th सेंचुरी के आसपास, तो ये चीनियों को डर लगा क्योंकि वहां पे टाओइज्म का धर्म था, और टाओइज्म और बुद्धिज्म में बड़ा फर्क था। तो उन्होंने कहा कि ये जो इंपोर्ट आया है ये कहीं हमको ना कंप्लीटली कंज्यूम कर ले और सारे बंदे बुद्धिस्ट ना हो जाएं, क्योंकि वहां पे पद्मसंभव ने वो पूरे बुद्धिस्ट संघ को जमा दिया था, और बुद्धिज्म वहां पे तिब्बत में पूरी तरह से स्थापित हो गया था, और फिर चाइना में भी उसने प्रवेश किया, लेकिन उन्होंने उसको रोकने की बड़ी कोशिश की। तो मतलब आप कह रहे हैं कि केवल सैनिक अभियानों में नहीं बल्कि धार्मिक आंदोलनों में भी बिल्कुल चीन और भारत टकराते रहे हैं। ताओ से बौद्ध धर्म टकराया। मनोज जी बहुत देर से सुन रहे हैं। मनोज जी, मुझे आपसे पूछना है, आप भी चीनियों के संपर्क में खूब आए और वहां पर रहे, आपने तो वहां न्यूज रूम भी सेटअप कराए, काम भी किया। मेरे सवाल के दो पार्ट हैं। पहला तो ये कि आमतौर पर भारत में एक एंटी चाइना सेंटिमेंट है। एक तो ये कब से पैदा हुआ, ये कड़वाहट कब से आई हमारे मन में उनके प्रति? अभी इकबाल जी को सुनकर तो मुझे लग रहा है कि हमेशा से थी, लेकिन आप बताइएगा आपका अनुभव क्या है। दूसरा ये कि क्या ऐसा ही भाव आपको चाइनीज में भी दिखाई दिया? मतलब चीनी भारतीयों को कैसे देखते हैं? देखिए, जहां तक कड़वाहट की बात है, वो जो आज आप कड़वाहट देखते हैं ये एक मॉडर्न डे क्रिएशन है। ये प्रोडक्ट है आपके इन पोस्ट इंडिपेंडेंस जो भारत है और जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना, उनके जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर है। क्योंकि अगर आप उसके थोड़ा पहले चले जाए तो जब चीन अपनी सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन के थ्रू जा रहा था, तो चीन में पहले अंग्रेजों का राज नहीं था। अंग्रेजों की छोटी कंसेशंस थे जहां पे उनका राज था, बट अक्रॉस चीन अंग्रेजों का राज नहीं था। 1911 तक चीन में चिंग एम्पायर था, और चिंग एम्पायर ने कंसेशन दिए हुए थे काफी हद तक। बहुत कमजोर हो चुका था, जैसे इकबाल जी ने कहा, फॉर मेनी मेनी रीजन। लेकिन जब वो 1911 में जब वो एम्पायर गिरा, तो उसके बाद भी अलग अलग टाइप के रूल थे। रिपब्लिकन रूल था थोड़ा ब्रीफ पीरियड के लिए। उसके बाद अलग अलग जगह के जो वॉरलॉर्ड्स थे उनका दबदबा था, उनका राज था। मंचूरिया भी शायद उधर पड़ा हुआ था, तिब्बत इधर फैला हुआ था। मेनलैंड चाइना में ही मेरा ख्याल है साम्राज्य अपना साम्राज्य चला रहा था, जैसा भी चला रहा था। हाँ, तो वो जहां तक वो बात है कि वो जो राज था, जो चीन अंदर जो उनके हालात थे, वो हालात ये थे कि भाई बहुत सारे जो यूरोपियन पावर्स थे, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, सबके कंसेशन थे अलग अलग जगह पे। और दूसरी बात थी कि भाई जब वो जापान से उन्होंने जब जंग हारी थी 19वीं सदी के एंड में, तो उससे उनको धक्का लगा था काफी, क्योंकि उनको एक हद तक ये बात हो गई थी कि भाई चलिए, ये तो यूरोपियन जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से ताकत बना के पावर्स आया, उनसे हम हारे हैं, तो शर्मनाक बात है, लेकिन हम समझ सकते हैं क्योंकि एक रेशियल एलिमेंट भी था। लेकिन जब वो जापान से जंग हारे थे, तब उनको बहुत बड़ा धक्का लगा था। और इन हर जंग के बाद, जो हर जंग ये हारे थे, उस जंग के बाद एक ट्रीटी होती थी जिनको उन्होंने जो कंबाइन होके एक साथ अनइक्वल ट्रीटीज बन गई। बेसिकली उसमें
चीनी सरकार को जंग हारने के बाद जगहों पे कंसेशन देनी पड़ी थी, ट्रेड पे कंसेशन देनी पड़ी थी। तो ये इसका नाम ओपियम वॉर इसलिए था क्योंकि वो वॉर था कि आप ट्रेड कंसेशन दे सके, कि जो ब्रिटिश है वो वहां पे ओपियम में ट्रेड कर सके। तो उसका ये वो वॉर इसलिए नहीं था कि हम आपको हरा के हम आपका पूरा राज्य ले लेंगे। तो क्योंकि बीजिंग में सेंट्रल लीडरशिप था वो चिंग डायनेस्टी का ही था। हाँ, वो कमजोर होता जा रहा था, वो खोखला होता जा रहा था, वो बात सही है। जहां तक उसके बाद जब 20वीं सदी शुरू हुई थी और 1911 में जब चिंग डायनेस्टी कोलैप्स हुई, उसके बाद एक पीरियड दौर आया था जिसमें बहुत कंफ्यूजन था, बहुत फ्लक्स था, बहुत डिवीजन था, अलग अलग वॉरलॉर्ड्स का रूल था। बीच में एक रिपब्लिकन सिस्टम बनाया था, एक प्रेसिडेंट बना था, वो प्रेसिडेंट भी अपने आप को फिर राजा बना के बैठ गया था, फिर वो बहुत जल्दी मर गया, फिर वापस केओस हुआ। इसमें 1930 के जो दशक था उसमें क्या हुआ था कि जापान का इन्वेजन हुआ था, और उस इन्वेजन के बाद से तभी तो अगर आप चीनों से पूछे तो आपको बोलेंगे कि भाई हमारे लिए जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, दूसरा विश्व युद्ध था, वो 1937 में शुरू हो गया। यस, आपके लिए हिटलर के पोलैंड के इन्वेजन के बाद हुआ होगा, हमारे लिए तो 1937 में शुरू हो चुका था। हाँ, आजकल तो काफी लोग ये बात मानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर दरअसल यूरोप में नहीं बल्कि एशिया से शुरू हुआ था। बिल्कुल, और खत्म भी यहीं पर हुआ था। बिल्कुल, एक तरह से खत्म भी वहीं पे हुआ था। तो उस तरह से क्या हुआ था कि ये अलग थिएटर थे। तो जब और उस दौरान में चीन में एक सिविल वॉर भी चल रही, जिसमें एक आपकी कम्युनिस्ट पार्टी एक तरफ थी और वो जो कोमिनतांग थी वो एक तरफ थी। कोमिनतांग में चियांग काई शेक थे, और चियांग काई शेक का जब राज था उसके अंदर, तो वो उनका एक इंटरनल झगड़ा भी चल रहा था। 1927 में कोमिनतांग के फोर्सेस ने कम्युनिस्ट पार्टी के फोर्सेस पे हमला किया था। उसके बाद से उनमें वॉर शुरू हो गई थी। उससे पहले उनका एक बड़ा ही मुश्किल कोएग्जिस्टेंस चल रहा था कि साथ में भी थे लेकिन बहुत डिसएग्रीमेंट भी थे। तो ये एक नटशेल में जो अलग अलग एक्टर्स थे वहां पे, कि ऐसा ही नहीं था कि सिर्फ यूरोपियन हम थे या कोई था। तो वो एक बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी बात, जहां तक उनका ये सेंस ऑफ ह्यूमिलिएशन है, अगर आप देखिए ये पार्टी ने एक इन सम वेज में एक बात जिससे सहमत हूँ कि एक तरह से एक कल्चरल इशू है कि हमने अपने जो हमारा चीनी राज है, जो राजा है वो सन ऑफ हेवन है, वो हम दुनिया के मिडिल में है, उसी से हम बोलते हैं मिडिल किंगडम, और हमसे सारी अच्छाइयाँ और कल्चर और सब निकलता है। तो वो एक सेंस है, पर वो उतना ही मायने रखता है जितना कौतल्य आज इंडिया में मायने रखता है। वो एक हिस्टोरिकल सेंस है जो एक कल्चर के साथ आप एम्बेड करते हैं। तो उसको अगर आप बोले कि आज पॉलिसी उससे बनती है, उसी सोच से बनती है, तो वो थोड़ा स्ट्रेच होता है, क्योंकि पॉलिसी आज उतनी ही भारत की पॉलिसी कौतल्य की सीख से बनती है जितनी वहां की वैसे बनती है, या जितनी वेस्टर्न यूरोप में, अमेरिका में माकियावेली से बनती हो। वो एक विचारधारा है, जो विचारधारा कल्चर में सीख होती है, पर ऐसा नहीं है कि हर पॉलिसी का उससे आप निष्कर्ष निकाल सकते। मेरे हिसाब से वैसे नहीं चलता है। जहां तक उनका जो ये सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन का एक्सपीरियंस रहा है, इसको पार्टी ने पावर में आने के बाद नर्चर किया, इसको बढ़ावा दिया। पहले कुछ दशक जब माओ जेडोंग का राज था, तब ऐसा नहीं है कि भाई सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन सबसे सामने थी। वो थी, उसको कहा जाता था, उसको माना भी जाता था, पर सबसे आगे जो उनका ऑब्जेक्टिव था माओ जेडोंग का, वो रेवोल्यूशन का ऑब्जेक्टिव था। उसमें राष्ट्रवाद भी था, और भारत के साथ तभी जो झगड़े हुए थे वो राष्ट्रवाद से भी जुड़े हुए थे, पर रेवोल्यूशन भी एक बात थी, क्योंकि माओ ने भारत के जो पड़ोसी देश और भारत ने भी रेवोल्यूशन और नक्सलवाद इन सब जैसी बातों को सपोर्ट किया है। तो वो एक उनका ऑब्जेक्टिव था। जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पे, मैं केवल जी से थोड़ा सा इसमें सहमत नहीं हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 1860 में और 1900 में 2 मर्तबा भारतीय सेना लेड बाय इंग्लिश ऑफिसर्स वो बीजिंग गई, और उन्होंने वहां पे राजा के महल, उनका समर पैलेस जला दिया, बुरी तरह से शहर को बर्बाद कर दिया। ये 2 बार हुआ, 1860 में हुआ, 1900 में हुआ। आप बीजिंग में गए, आपने जला दिया, और फिर घर घर जाके लूट मचाई अंग्रेजों ने, और उनके सारा माल लोगों का नीलाम किया। यही उस मतलब बेइज्जती और ह्यूमिलिएशन का सिंबल था। ये जो सैकिंग ऑफ बीजिंग, जो आपकी राजधानी में, और नैनकिंग जो उनकी दूसरी राजधानी थी पहले 1840 में, वहां पे राजा की जो उन्होंने संधि करवाई, उसकी जो पैलेस की तोपें थी, वो तोपें लेके कलकत्ते में लगा दी, वहां पे गवर्नर के घर के दरवाजे के बाहर,
और आज तक वो तोपे हैं, और आज तक वो जो तोपे हैं, इट देयर आर सिंबल ऑफ ह्यूमिलिएशन ऑफ द चाइनीज एम्परर। हाँ, और इकबाल जी की बात भी मैं ये बात जोड़ना चाहता हूं मनोज जी, कि अभी जब शी जिनपिंग ने सत्ता संभाली थी तो उन्होंने अपने पूर्ववर्तियों की योजना और उन सबको लेकर बहुत चीजें नहीं कही, बल्कि उनका जोर इस पर तो था, ह्यूमिलेशन की बात वो बार बार कहते भी हैं, वो इस बात को भी दोहराते हैं कि जो हुआ वो हम फिर नहीं होने देंगे। तो कल परसों में एक आर्टिकल द डिप्लोमेट में पढ़ रहा था, उसमें आप बताइएगा आप कितना सहमत हैं इससे। उसमें लेखक महोदय ये कह रहे थे कि जब भी हम चीन के प्रति कोई पॉलिसी बनाते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि वो अपनी पॉलिसी क्या सोच कर बना रहा है। तो वो कह रहे थे कि किसी और का तो नहीं मालूम, जैसा आपने खुद कहा कि भाई इसके पहले तो इतना ज्यादा बात नहीं होती थी, लेकिन शी जिनपिंग का जो एग्रेशन है वो मालूम नहीं कितना ओरिजिनल है, कितना वो लोगों को प्रेरित करने के लिए लाते हैं, लेकिन उसका जो आधार है उसको ये सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन को बनाते हैं। आप बताइए सहमत है कि नहीं इससे? जो मेरी बात थी वो ये थी, मैंने कहा, मैं एक बात से सहमत हूँ कि हाँ, भारतीय सेना के लोग थे वहां पे, भारतीय सैनिक जो ब्रिटिश राज के अंदर थे वो थे वहां पे, और उससे एक परसेप्शन होता है। उसके अलावा ये भी परसेप्शन होता है कि जब चीन के जो रिफॉर्मर्स थे 1819 में, कांग योवे एक थे जो भारत भी आए थे, जो रहे भी थे भारत में, उनका परसेप्शन जो भारत के बारे में वो ये था कि ये एक सिविलाइजेशन है जो बटी हुई है, टूटी हुई है, जिसपे राज करना आसान है, और हमें कभी ऐसी सिविलाइजेशन नहीं बची है। तो एक नेगेटिव एग्जाम्पल की तरफ से इंडिया को देखा जाता था। तो ये हिस्टोरिक रूट्स है, इनसे मैं ना नहीं बोलता। मैं बोल रहा हूँ कि अंग्रेजों का राज बीजिंग में नहीं था, सैकिंग हुई थी, ऑफकोर्स हुई थी, लेकिन उनका राज बीजिंग में नहीं था। अंग्रेजी सरकार बीजिंग नहीं चला रही थी, अंग्रेजी सरकार चीन नहीं चला रही थी। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि चीन को अंग्रेजी सरकार नहीं चला रही थी, जैसे भारत को चलाया था वैसे नहीं था। हाँ, वो तो तरबूज की तरह बांट दिया था, बिल्कुल सही बात है। हाँ, दूसरी बात जो थी कि जहां तक नेशनल ह्यूमिलिएशन की बात है, पहले कुछ दशकों में नेशनल ह्यूमिलिएशन को एक बहुत ही प्रभावशाली भावना के जैसे उसको नहीं रखा गया था। वो मायने रखती थी, माओ के भी जो राइटिंग्स अगर आप पढ़े उसमें मायने रखती थी, लेकिन वो पॉलिसी को ड्राइव नहीं करते थे। 1980 में भी जब डंग शाओपिंग ने रिफॉर्म शुरू किया, उसमें भी नेशनल ह्यूमिलिएशन आपकी पॉलिसी को नहीं चला रही थी, नीति नहीं चला रही। क्यों नहीं चला रही थी? क्योंकि अगर वो नेशनल ह्यूमिलिएशन नीति चला रही होती तो आप जापान से बैठ के कैपिटल नहीं मांग रहे होते, उनसे बैठ के ट्रेडिंग नहीं कर रहे थे। आपकी नीति, हाँ, क्या वो बात आपके दिमाग में थी? जैसे आज हम भारतीयों के दिमाग में ये बात है कि एक वक्त था जब भारत दुनिया के जीडीपी में 25% कंट्रीब्यूट करता, वैसे वो बात आपके दिमाग में रहती है कि एक वक्त था कि हम एक बहुत ही विशाल विश्व प्रभावी देश थे और शायद हमें कभी वापस वैसे पहुंचना है, वो बात थी। पर ऐसा नहीं था कि वो ह्यूमिलिएशन आपकी बात को चला रही थी। 1989 में जब तियाननमेन स्क्वायर मैसेकर हुआ, तब पार्टी के लिए एक थॉट प्रोसेस था कि हम सोसाइटी में हमारे क्या मायने हैं चीनी सोसाइटी, क्योंकि अब तो हम कम्युनिस्ट भी नहीं रहे, अब तो हम रिफॉर्म कर रहे हैं, तो हम अपनी जो ये लेजिटिमेसी है कहां से लाएं? तो उसका एक जरिया था नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। उस राष्ट्रवाद को बनाए रखने के लिए नेशनल ह्यूमिलिएशन का जो नैरेटिव है, ये जो बातें हैं, वो वापस लाई गई। 1994 में पेट्रियोटिक एजुकेशन का एक कैंपेन शुरू किया, जिसमें से आपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाना शुरू किया कि हमारे साथ क्या गलत हुआ था और हमें ये भूलना नहीं चाहिए। तो आप एक जेनरेशन बढ़ाने लगे जो इस बात में मानने लगी कि हाँ, हमारे साथ बहुत कुछ गलत हुआ था और वहां उसे हमें दोहराना नहीं है, हमें ताकतवर बनके उसे हमें दोहराना। जैसे ये बात आगे बढ़ती गई है, नेशनल ह्यूमिलिएशन एक बहुत ही काम का ट्रोप है, जो आपकी जो जनता है उसको एक साथ रखता है, क्योंकि आप दिखाते हैं कि हमें बाहर से कितनी थ्रेट, तो उस हिसाब से पॉलिसी के लिए सिग्निफिकेंस है। आज शी जिनपिंग ने उस पॉलिसी को बढ़ा के रखा है, ऑफकोर्स बढ़ा के रखा है, पर अगर ये हम माने कि शी जिनपिंग की हर नीति इस दायरे से बनती है कि मुझे नेशनल ह्यूमिलिएशन नहीं चाहिए, जैसी 18वीं सदी में 19वीं सदी में हुई थी, तो हम गलत होंगे। क्योंकि क्या उस बात का मायने है, क्या उस बात का मानसिक स्तर पे मायने है? ऑफकोर्स मायने, पर क्या हर नीति उससे उजागर होती है? नहीं। तो वो हमें सोच के रखना चाहिए, हर नीति अपनी एक करंट सिचुएशन के हिसाब से बनती है। मेरी पॉइंट वो थी कि जब आप नेशनल ह्यूमिलिएशन को देखते हैं, उसको अंडर प्ले ना करें पर उसको ओवर प्ले भी ना करें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो देख के बैठे और सोच रहे कि हाँ, 17वीं 16वीं सदी में हम
मिंग डायनेस्टी जैसे हम राजा थे, अब हमें वैसे ही राजा बनना है, तो हमें देश सारी दुनिया को अपने पास झुकाना है। तो उनको भी पता है वैसे नहीं होता है, दुनिया वैसे नहीं चलती है। तो दैट इज द पॉइंट दैट आई वाज मेकिंग, कि हमें वो सोच के चलना चाहिए कि आज की जो नीति है वो उस हिसाब से नहीं चलती है। क्या हिस्ट्री का ये जो नैरेटिव है नेशनल ह्यूमिलिएशन, क्या ये हर पॉलिटिशियन के लिए बहुत यूजफुल होता है। यूजफुल होता है कि आप खतरा दिखाओ, है। हाँ, मतलब बाहर के लोगों का खतरा दिखाओ तो आप अपने घर के लोगों को एकजुट कर सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल तो रह गया सर, उसका जवाब तो दीजिए। आप तो चीन गए हैं, तो मैंने कहा कि एक एंटी चाइना सेंटिमेंट जो भारत के लोगों में है, ये कब से दिखना शुरू हुआ, और चाइनीज इंडियंस को क्या वैसे ही देखते हैं जैसे हम उन्हें देखते हैं, या थोड़ा अलग है उनका नजरिया? नहीं, आई थिंक थोड़ा अलग देखते हैं। तो इसमें अगर मैं एक बार जैसे सहमत हूँ काफी बातों में कि भाई पहले तो जो हिस्टोरिकल बैगेज है, जो इतिहास का बैगेज है कि भाई भारत के जो सेना थी जिन्होंने चीन पे हमला किया था ब्रिटिश राज के दौरान, वो एक बात है। दूसरी बात है जो ये कल्चरल बातें हैं जो चाइना के जो रिफॉर्मर यहाँ से लिख के गए थे, जैसे मैंने कांग योवी का एग्जाम्पल दिया आपको, वो बातें एक साइकी में रही हुई है। तीसरी बात है कि जब मॉडर्न इंडियन स्टेट इंडिपेंडेंस के बाद और जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना था, उन दोनों का दुनिया की तरफ जो दृष्टिकोण था वो बिल्कुल अलग था, जो पर्सपेक्टिव था वो बिल्कुल अलग था। भारत का जो पर्सपेक्टिव था, जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उनका पर्सपेक्टिव था कि भाई एशिया को एकजुट करना है, वर्ल्ड पीस की तरफ चलना है, वापस से विश्व महायुद्ध जैसी जंगें नहीं चाह सकते हम। एंड उनकी वो प्रायोरिटी कि एक तरह से एशियन सॉलिडारिटी, पीस, वो सब। एंड वो नजरिया वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम माओ जेडोंग का जो नजरिया था। माओ जेडोंग का नजरिया था कि जो पावर है, पॉलिटिकल पावर, वो बंदूक से आता है, बंदूक की नोक से आता है, तो आपको ताकत दिखानी जरूरी है। उसका एक सेंस था कि भाई हमने जो अगर आप ऐतिहासिक तौर से देखें, हमने जो टेरिटरी खोई है, क्योंकि जब ये जंग हुई, जब अंग्रेज आए, यूरोपियंस आए, फिर जापानी आए, हमने जो टेरिटरी खोई है, हमें वो टेरिटरी वापस करनी है। तो उनका एक अलग नजरिया था और उनका पॉलिटिकल अप्रोच बहुत ही अलग था। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, नेहरू जो भी एक नई किताब भी आई है अवतार सिंह बसिन जी की, उसमें अगर आप देखें वो क्लियरली दिखाते हैं कि हमारी तरफ से जो भारत सरकार बात कर रही थी, वो सोच रही थी कि अरे हम तो उन्हें बोल रहे हैं आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पे सीट ले लो, उनको ये बात इतनी बड़ी समझ में क्यों नहीं आ रही है, जबकि उनका वो इंटरेस्ट था ही नहीं। तो जो हमें चीजें बहुत ही वैल्यूबल और जरूरी लग रही थी, वो उनको नहीं लग रही थी। तो एक डिफरेंस ऑफ फर्स्टली कल्चरल पॉलिटिकल, एक डिफरेंस ऑफ पॉलिटिकल कल्चर था, ये दोनों का पॉलिटिकल कल्चर था। दूसरा, जब हमने चीन, उनकी तरफ से एक सेंस था कि भाई भारत की नजर तिब्बत पर है, जबकि हमारी नजर तिब्बत पर कभी भी ऐसे टेरिटरी के तौर से नहीं रही है मॉडर्न इंडियन का भी। तो वो एक डिफरेंस था। फिर जब जंग हुई, जंग होने के बाद एक बहुत ही सिंपल सी बात है, जो जंग हारता है वो जंग को ज्यादा याद रखता है एक तरह से, क्योंकि पर्टिकुलरली अगर आप फिर भी पड़ोसी है और आप उस बात को, आपके सामने ये पड़ोसी है जो आपसे एंटेगनिस्टिक है, तो आप वो बात को याद रखेंगे क्योंकि आप बुरी तरह से वो जंग हारे थे। तो उस बात से इंडिया में अगर आप देखें जो नैरेटिव रहा है उसके बाद से, वो ये रहा है कि भाई हमारे साथ उन्होंने छल किया था, और वो छल की बात हमारे दिमाग में रही कि एक तरफ दोस्ती की बात की, दोस्ती का हाथ बढ़ाया, दूसरी तरफ जंग छेड़ दी। और दूसरी तरफ था कि भाई जब आप वो जंग हारे हैं तो आपके वो साइकी पे इफेक्ट पड़ता है। तो हम इंडिया में वो इफेक्ट पड़ा है और हमने वो वॉर को इंडिया में जिंदा रखा। हमारा भी तो ह्यूमिलिएशन था जिसकी हम चीन के लिए बात कर रहे थे। बिल्कुल। तो हमने उस वॉर को पब्लिक मेमोरी में जिंदा रखा है, चाहे वो फिल्मों के तौर पे हो, चाहे वो एनिवर्सरी के तौर पे, हमने उस वॉर को जिंदा रखा। एक्चुअली बहुत पुरानी बात भी नहीं है, और जब भी कोई थोड़ा बहुत टकराव होता है या कुछ भी, तो हमें फिर से याद आने लगता है। मैं चाहता हूँ कि एक सिलसिले में बात चले। बता दूं खाली, अगर मैं खत्म कर दूं, वो चीन के जो चीन में क्या परसेप्शन है, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, चीन की जनता में परसेप्शन भारत के खिलाफ एंटेगनिस्टिक नहीं है और कभी रही नहीं है एंटेगनिस्टिक। वो क्योंकि उनके पब्लिक कॉन्शियसनेस में 1962 की जंग की इतनी बात होती नहीं, पर ये अभी बदल रहा है। डोकलाम के दौरान और गलवान के बाद ये बदलने लगा है। मीडिया और सरकार ने इस बात को बढ़ावा दिया है। और इस बार जब जुलाई 1 को पार्टी की 100वीं सालगिरह थी, तो उन्होंने गलवान वैली में जो चीनी सोल्जर मरे थे उनको भी ऑनर किया। तो और ये उनकी कहानियां चलाई गई थी, जो वरना नहीं हुआ है इन दफा। तो एक तरह से ये भी बदल रहा है। बट कन्वेंशनली चीनी पब्लिक में ये सेंस नहीं है कि भाई भारत एक एनिमी देश है। तो दूसरा, जहां तक चीनी सरकार का ख्याल है, मैं इसको 2 लाइन में खत्म कर दूंगा। मेरे हिसाब से उनका सेंस है कि हाँ, भारत एक
मुश्किल देश है उनके लिए, क्योंकि भारत काफी बड़ा देश है। भारत इंडियन ओशन के यहाँ पे बहुत ही प्रभावशाली है। एंड भारत उनके जो प्लान्स है एक्सपेंशन के, DRI के, इंडियन ओशन में आने से, उसमें भारत बाधाएं डाल सकता है। तो वो, और उनका ट्रेडिशनली ये सेंस रहा है कि जो भारत की जो पोस्ट इंडिपेंडेंस जो सरकारें आई है वो ब्रिटिश राज से इंस्पायर्ड सरकारें हैं। उनकी नीतियां ब्रिटिश राज से इंस्पायर्ड नीति है, क्योंकि उन सरकारों ने अपने आप को ब्रिटिश राज का इनहेरिटर माना है। तो वो एक कैपिटलिस्ट इंस्पायर्ड सरकार है, जो भी एक इशू था 1950-60 में और उसके बाद। पर आज ये इशू है कि भाई उसको सिर्फ चेंज हो गया है वो थोड़ा सा, कि भाई आज भारत अमेरिका के ज्यादा करीब है और अमेरिका से चीन की सबसे ज्यादा तनाव है, इसलिए। यस, ठीक है, यहीं चंद सेकंड का ब्रेक लेता हूं और उसके बाद जारी रखेंगे पढ़ाकू नितिन। मेरे पास ना काम बहुत है और आंखें मेरी हमेशा ऑक्यूपाइड रहती हैं। ऑफिस में स्क्रीन देखो, ड्राइव करते हुए सड़क देखो, फिर घर आकर खाना बनाओ, पर कान मेरे फ्री रहते हैं। इन कान से भी मैं बहुत काम करती हूँ, मास्क टिकाती हूँ, चश्मा लगाती हूँ और सुनती हूँ आज तक रेडियो, क्योंकि पॉडकास्ट की बात ही अलग है। आप भी सुनकर देखो आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत। चूंकि आप बात ले आए थे 1949 तक मनोज जी, तो मुझे लगता है उस सिलसिले को जोड़ना चाहिए। तो इकबाल जी, माओ जेडोंग का नाम चीन बड़े सम्मान से लेता है और कम्युनिज्म लाने वाले नायक रहे हैं वो। उन्होंने चीन को पॉलिटिकली एक करने में सफलता जरूर पाई, लेकिन 1958 में उनकी जो द ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी थी वो फेल हो गई। इसमें सारे खेत सरकार कंट्रोल कर रही थी, घर के पीछे स्टील बनवा रही थी, वो सब तो फेल हो गया। नतीजा सबको पता है, लाखों लोग अकाल में मारे गए। फिर 1966 में जो कल्चरल रेवोल्यूशन लाए माओ, जिसके लिए कहा जाता है कि इसकी आड़ में उन्होंने अपने विरोधियों को मरवाया बड़े पैमाने पर, और फिर वो ज्यादा दिन जिंदा भी खुद भी नहीं रहे। इसके बारे में थोड़ा बताइए कि इसका असर चीन पर किस तरह का रहा, क्योंकि क्रांति के बाद इतने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां या ट्रायल या मौत और अपने ही साथियों की, आगे चल के क्या हुआ? क्योंकि आगे के जो डेन शाओपिंग नेता बने वो भी दरअसल इसी के पीड़ित थे। तो ये इसने क्या चीन को शेप दिया? देखिए, मैं इसके पहले इस संदर्भ में पर्सपेक्टिव में एक बात बताना चाहूंगा कि मेरे नजरिए से जो हमारी जंग शुरू हुई थी चीन के साथ में 1960 में, वो और 62 में हम हारे थे, तो 67 में हमने चीनियों को हराया था नाथुला में, और 87 में जब जनरल सुंदर जी ने चीनियों को कन्फ्रंट किया था सुमदुरंग चू में, तो उनको मुंह की खानी पड़ी थी। और हालांकि कोई गोली नहीं चली थी, लेकिन चीनियों को 1 साल तक हमने टक्कर में रखा था, आंख से आंख मिला के। और वो 87 की जो समडोरोंग चू का वाकया था, उसके बाद में उनको अंदाजा लगा कि ये तो बड़े जबरदस्त लोग हैं, ये तो रिकवर कर गए 62 के बाद। और इन्होंने तो वो जो ब्रास टैक्स हुआ था पाकिस्तान के साथ में, साथ साथ हो रहे थे दोनों चीजें, ऑपरेशन ब्रास टैक्स और समदुरंग चू, और जनरल सुंदर जी ने उनको दिखा दिया था और दुनिया को दिखा दिया था कि भारतीय सेना, इंडियन आर्म फोर्सेस आर नॉट टू बी ट्राइफल्ड विद। और उसके बाद में ये सारे बॉर्डर का डायलॉग शुरू हुआ अर्ली 90s में, और फिर उन्होंने हमें बेवकूफ बनाया। और ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और इसमें ये अनडिफाइंड है। अब आप देखिए 60 साल हो गए हैं और ये कभी भी बॉर्डर के इश्यू को रिजॉल्व नहीं करना चाहते, और वो बॉर्डर के इश्यू को जिंदा रख रहे हैं ताकि वो हम पे दबाव डालें और हमारी जितनी रिसोर्सेज हैं डिफेंस की, वो बॉर्डर पे जाए, बजाय के ये हमारे नौसेना को बनाने के लिए जाए, जिससे कि हम चीनी शिपिंग जो है, जिसमें कि 90% उनका जो तेल और उनकी जो शिपिंग जाती है इंडियन ओशन से, उस पर हम दबाव ना डालें। आई विल कम बैक टू दिस इशू नाउ ऑफ, बिकॉज मैं इसको बैकग्राउंड में रखना चाह रहा हूं कि ये जो तनाव है ये खत्म नहीं हुआ है, और ये तनाव इट इज ongoing in one way or the other। नहीं, वो तो वैसे भी चीन जहां चाहता है वहां सीमा के तनाव खत्म कर लेता है, जहां नहीं चाहता वहां नहीं होते। और आपने जिस जंग की, छोटी सी जंग की जो बात की, वो भी बिल्कुल मनोज जी वाली बात है कि जैसे चीन के याददाश्त में वो लड़ाई नहीं थी भारत और चीन की, वैसे ये वाली जंग भी नहीं थी जिसमें हमने चीनियों को टक्कर दी। लेकिन अभी हाल में जो गलवान हुआ उसके बाद हमारे यहाँ ताजा हो गई। अच्छा हुआ और आपने इसके बारे में बात की, क्योंकि देखिए जी, ऐसा है कि जो भारत का पॉलिटिशियन है ना, वो 5 साल से ज्यादा आगे नहीं देखता। वो देखता है कि अभी 5 साल मैं सत्ता में हूं, उसके बाद में फिर मुझे इलेक्शन लड़ना है, क्या पता क्या होगा उस समय।
लेकिन चीन के जो पॉलिटिशियन हैं वो पिछले मतलब 70 साल से वो सत्ता में हैं। उनकी जो पर्सपेक्टिव है, उनका जो नजरिया, दैट्स मच लॉन्गर। वो आगे देखते हैं 20-30 साल आगे के क्या होने वाला है। अब आप जाइए वो ग्रेट लीप फॉरवर्ड में और कल्चरल रेवोल्यूशन में जी। ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रेवोल्यूशन में इनके बड़े बंदे मरे थे। कोई कहते हैं कि 20 मिलियन मरे, 2 करोड़ मरे, 3 करोड़ लोग मरे, और इनकी जो पूरी इंटेलेक्चुअल क्लास थी वो कंप्लीटली डिमोरलाइज हो गई, वाइप आउट हो गई। उनको इन्होंने लेबर कैंप्स में भेज दिया री एजुकेशन के लिए, सेल्फ क्रिटिसिज्म के लिए, और जो पूरा समाज था वो तहस महस हो गया। और उससे उनको रिकवर करने में कई साल लगे, और वो रिकवरी इसलिए हुई कि डेंग शाओपिंग आया सत्ता में और उसने समझा कि भाई जो माओ ने आतंक मचाया हुआ था, उस आतंक का अंजाम ये है कि हमारे पास एटम बॉम्ब है, लेकिन वो एटम बॉम्ब को हम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के ऊपर नहीं फेंक सकते। उनको ये इस बात का एहसास हुआ। और इसी दरमियान में मैं आपको इतिहास की बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि 1969 में जब ये इंदिरा गांधी की लड़ाई हो रही थी कांग्रेस पार्टी के सिंडिकेट के साथ में, ओल्ड गार्ड के साथ में, उसी समय चीन और रूस की लड़ाई हो रही थी सिंकियांग में। और उस समय माओ को बहुत डर था कि रूस जो है ये अंदर पूरी तरह से आ जाएगा। रूसी सेना अंदर गई चीन में, उन्होंने उनको डरा धमका के चीजें तोड़ ताड़ के वापस चले गए। उस समय जो इंदिरा गांधी का नजरिया इसमें इंटरनल फाइट में नहीं होता सिंडिकेट के साथ में, तो उस समय हम लोग भी उन रूसियों के साथ मिलके कुछ ना कुछ हमारी अपनी जो जमीनें हैं वो वापस ले सकते थे। दिस इज अ डिबेटेबल इश्यू, बट वो हमने एक बड़ा अहम मौका खोया था, क्योंकि उस समय चीन जो था सबसे कमजोर स्टेट में था। तो ये डेंग शाओपिंग के शासन में चीन की जो एजुकेशनल सिस्टम है, उसकी जो सॉफ्ट पावर है और उसकी जो इंडस्ट्रियल बेस है, वो सारी उसने, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इस्टेब्लिशिंग इट, और उसी में ये स्थापित हुई। और आज की डेट में आप देखिए कि हम लोग एक टेक्नोलॉजी के कोल्ड वॉर में आ गए हैं। कोल्ड वॉर इसलिए है कि अमेरिका का जो पोजीशन है वो चाइना थ्रेटन कर रहा है, क्योंकि जो ये सेमीकंडक्टर्स हैं, माइक्रोचिप्स, जो कि सारी चीजों को चलाते हैं, आपके मोबाइल फोन से लेके मिसाइल सिस्टम से लेके सैटेलाइट को और आपके टीवी को, ये माइक्रो प्रोसेसर्स चलाते हैं। माइक्रो प्रोसेसर्स के लिए पानी की बहुत जरूरत है, क्योंकि रेता और पानी से ही ये दो चीजें बनती हैं, और पानी चीन में है नहीं, बिकॉज इट्स अ वाटर डेफिशिएंट कंट्री, और उनके जो नदियां हैं वो पोल्यूट हो चुकी हैं। येलो रिवर, यांगसी रिवर, ये सारे के सारे पोल्यूट हो चुके हैं। और नदियां जो हैं, पानी जो है, क्लियर वाटर जो है, ये हिमालय में है, काराकोरम में है, और उनकी निगाह इस पूरे एरिया पे है, क्योंकि उन्होंने इंडस नदी पे, जब इंडस नदी लद्दाख से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में प्रवेश करती है, तो वहां पे उन्होंने $16 बिलियन के 2 डैम बनाए हैं, गुंजी डैम और डैमर बाशा डैम जो बन रहे हैं, और उसकी बिजली से जो जनरेट होगी, और साथ में जो पानी वो इकट्ठा कर रहे हैं, मतलब के 50-50 किलोमीटर लंबे रिजर्वायर, तालाब बना रहे हैं पानी को स्टोर करने के लिए, वो अपने माइक्रो प्रोसेसेस इंडस्ट्री में लगाएंगे, क्योंकि उन्होंने सिंकियांग में ये फैक्ट्रियां स्थापित की हैं। तो इस समय अमेरिका जो है ये टेक्नोलॉजी उनको डिनाई कर रही है, और हम जो हैं बीच में हैं, क्योंकि या तो हम चाइना के गुलाम बन जाएं या हम अमेरिका के साथ जाएं। अब अमेरिका के अंदर में पॉलिटिकल सिस्टम में हमारे सारे भारतीय ओरिजिन के नागरिक लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, वी आर क्लोज टू दैट सोसाइटी। तो इसलिए हमें साइड इस बार चूज करनी पड़ रही है, और हम अमेरिका के साथ में हैं। तो दिस ब्रिंग्स अस इनटू अ क्लैश विद चाइना, देन दैट क्लैश इज इनएविटेबल, इट इज गोइंग टू इंक्रीज, कम नहीं होने वाली, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी की वॉर जो चाइना नहीं जीतेगा, तो वो माइक्रो प्रोसेसर्स पे के टेक्नोलॉजी पे वो कब्जा नहीं करेगा। तो ये आगे जाके उसकी जो 2050 की जो अरमान है, टू मेक चाइना द कंप्लीटली सुप्रीम टेक्नोलॉजिकल पावर इन द वर्ल्ड, वो कामयाब नहीं होने वाली। आज की डेट पे जो ये हुआवे कंपनी है, उसके 90 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं 5G के, वो सारे के सारे रुके हुए हैं, क्योंकि उनके पास माइक्रो प्रोसेसर्स नहीं है हायर जनरेशन के। तो ये तनाव तो अब इनेविटेबल है। अब तो इसमें तो मतलब हम लग चुके हैं, घुस चुके हैं। कब ये नया रूप लेती है वो देखने वाली बात। वो तो स्वीडन और यूएस ने भी अभी बैन लगा दिया है, क्योंकि डर इसी बात का है कि चीन में जो कानून है वो अपनी कंपनियों को इस बात के लिए मजबूर कर सकता है
कि वो अपने ग्राहकों की जासूसी भी कर लें और सरकार को इनपुट दे दें, वो तो है। हर एक चीनी नागरिक को ये इट इज इनकम्बेंट ऑन देम कि उनको ये जासूसी करनी पड़ेगी। तो आप ये लेके चलिए कि हर एक चीनी नागरिक को अपने कानून के तहत जासूसी करनी की जरूरत पड़े तो कर सकती है। एवरी चाइनीज नेशनल इज अ पोटेंशियल स्पाई। तो चीन का हर नागरिक एक पोटेंशियल जासूस है, और ऐसा वो मर्जी से नहीं करते बल्कि उनकी सरकार मजबूर करती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल जी और मनोज जी। आपके साथ पढ़ाकू नितिन का एपिसोड अगले हफ्ते भी जारी रखेंगे हम। इस बार हमने बात की चीन की हिस्ट्री की, क्रांति के बाद आर्थिक नीतियों में फेल हुए माओ के कल्चरल रेवोल्यूशन की, और भारत से चीन के टकराव की। उम्मीद है आपको इस बातचीत से 4 किताबों के बराबर ज्ञान तो मिला ही होगा। अगली बार इकबाल चंद मल्होत्रा और मनोज केवल रमानी के साथ पढ़ाकू नितिन में जानेंगे कि चीन ने इकोनॉमिक सक्सेस के लिए ऐसा क्या किया जो इंडिया नहीं कर सका, किन नए तौर तरीकों से चीन इंपीरियलिज्म फैला रहा है और गरीब देशों को गुलाम बना रहा है। साथ ही ये भी कि चाइनीज ड्रैगन को रोकने के लिए भारत के सामने रास्ता क्या है। आप अपना फीडबैक भेज सकते हैं radio@aajtak.com पर, और व्हाट्सएप नंबर भी आ गया है अब तो, वो भी नोट कर लें 9953323303 9953323303। इस नंबर पर आप अपने ऑडियो मैसेज भी कर सकते हैं, वो जरूर किसी ना किसी एपिसोड में मैं जल्दी सुनाने वाला हूं, और लिखकर भी अपनी बात कह सकते हैं, वो भी जरूर बताऊंगा। तो दीजिए अब नितिन ठाकुर को विदा। पढ़ते रहिए, सुनते रहिए।